हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लेकर आ गए हैं आज प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वह लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक अगर है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष की। और इसके साथ साथ अगर लोकसभा के सदस्य है तो उसकी आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और इसके साथ साथ वह उम्मीदवार सरकारी भारत की नागरिक हो, लेकिन सरकारी पद पर किसी सरकार के अधीन ना हो, सरकारी पद पर ना हो, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो ब्रिटेन में लागू हुआ था। संसदीय प्रणाली क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई थी, जहां इससे पहले लागू किया गया था। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की जड़ें मध्य युग है, जब राज्य और उनके सलाहकारों के एक प्रणाली की विकसित हुई थी। समय के साथ यह प्रणाली विकसित हुई और ब्रिटेन में एक मजबूत संसदीय लोकतांत्रिक की स्थापना हुई। क्या हुई? लोकतांत्रिक। ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में सरकार की मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। किसी बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को संसदीय प्रणाली जवाबदेही होना पड़ता है, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया और इसे अपने संविधान में शामिल किया। भारत ने ब्रिटेन से क्वेश्चन आई कि संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? भारत में संसदीय प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 करें कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार। और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता हो। यह एक संसदीय प्रणाली है, इसलिए प्रधानमंत्री वही होता है जो लोकसभा का सदस्य हो। हाँ, कहा? आगे देखते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1950 में। और इसका मुख्य कार्य देश के 5 वर्षीय योजना का निर्माण करता था। आयोग के अध्यक्ष पद हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही नियुक्ति होते हैं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात है कि यह 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग 2015 में की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इस समय 2025 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल बैठक का सभापति कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक सभापति प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होता है और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता यानी सभापति वही करता है, प्रधानमंत्री करता है। आगे देखते हैं। अगला कर है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि यह कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित विधि नहीं है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त करता है तो वह 5 वर्ष तक पद पर बने रहता है, लेकिन यदि बहुमत खो देता है तो लोकसभा भंग हो जाता है तो उनका कार्यकाल इससे पहले भी समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधान पद से त्याग पत्र यानी इस्तीफा दिया था वह मोरारजी देसाई थे। वे 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे और जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत कार्यभार संभाला।
1979 में राजनीतिक अस्थिरता और पार्टी में मतभेद के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यह उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1974 तक यह पद संभाला, यानी वे लगभग 17 वर्ष तक सटीक रूप से 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। अगर आप लगातार कार्यकाल एक ही बार में बिना रुके की बात करें तो नेहरू की ही पहले स्थान पर हैं। अगर कुल मिलाकर कार्यकाल की बात करें तो चाहे वह अलग अलग बार क्यों ना हो, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भी लंबे समय तक इस पद पर रहे हैं। इंदिरा गांधी लगभग 15 साल तक 1966 से लेकर 77 और 1980 से लेकर 84 तक। मनमोहन सिंह है 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अभी तक ले हैं, अब तक 10 वर्ष तक, यानी 10-15वां वर्ष में घुस गए हैं दोस्तों। तो हम तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आपकी बार रिकॉर्ड टूटेंगे, देखिए क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित है? तो यह प्रधानमंत्री में है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता जनता में निहित होता है, जनता में। हालांकि कानूनी संप्रभुता भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में निहित है, मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। लेकिन तथ्यात्मक रूप से भारत में हम भारत के लोग, इसका अर्थ है कि संविधान की सर्वोच्चता जनता से उत्पन्न होता है और जनता ही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। सारांश, तथ्यात्मक प्रभुत्व भारत की जनता में निहित है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। 27 मई 1974 तक इस पद पर रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता में से एक थे और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, विशेष रूप से बच्चे के बीच। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें। कितने प्रधानमंत्री की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई? कितने प्रधानमंत्री? तो 3 प्रधानमंत्री। पहला जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और गुलजारी बाग। ये तो 4 हो गए, 4 मान लीजिए। गुलजारी लाल नंदा, यह देश के पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये 3 नहीं, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ दर्शाया गया है 4। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदन। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार। तब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सांसद की नियुक्ति करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? राष्ट्रपति भवन में होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री पद संभाला, उनमें से प्रमुख इंदिरा गांधी है और अटल बिहारी वाजपेयी है। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 से 1977 तक बनी थी। तब 1977 में चुनाव हार गई और पद छोड़ना पड़ा। दोबारा प्रधानमंत्री बनी 1980 में 1984 तक। उनकी हत्या तक 1984 में हत्या हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री 1996 में केवल 13 दिन के लिए बहुमत न होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। फिर दोबारा बने 1998 से 2004 तक।
1998 से 2004 तक। इन दोनों नेताओं ने एक बार प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद फिर से उस पद पर संभाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदन थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदन। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदन बने, जिन्हें कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 27 मई 1974 से 9 जून 1974 तक यानी लगभग 13 दिनों तक रहा। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1974 से 11 जनवरी 1976 तक कार्य किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? तो यह प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास? तो यह प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के पास होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। हालांकि राष्ट्रपति या राज्यपाल केंद्र या राज्य स्तर पर संविधान के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। नामात्र के कार्यपालिका राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल होते हैं। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु में तो राजीव गांधी बने थे। भारत में सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी है। उम्र इनका लगभग 40 वर्ष की आयु में बने थे। कब बने थे प्रधानमंत्री? 31 अक्टूबर 1984 को बने थे, इंदिरा गांधी को जब हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला था। राजीव गांधी अब तक भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री वाले व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता चुना जाता है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। यदि कोई राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है तो वह दल इंटरनेशनली एक नेता चुना जाता है। वही लोकसभा का उस दल का कहलाता है और भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन करें कि कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त में किसी सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवगौड़ा जब 1 अक्टूबर 1996 के भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय वे किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। वे बाद में लोकसभा के सदस्य बने। इस तरह की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 के अंतर्गत संभव है, जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते वह 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बन जाए। ऐसे कुछ और उदाहरण भी हैं। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने थे वे संसद नहीं थे। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी आदि जब प्रधानमंत्री बने तब वे पहले संसद के सदस्य नहीं थे और बाद में सदस्यता लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए हैं? संसद भवन नहीं गए हैं। तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इन्होंने संसद में कभी विश्वास मत नहीं पाया। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था और वे एक भी दिन संसद में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गए। कारण इन्हें कांग्रेस इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री पद मिला था।
शपथ लेने के कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए वे संसद में विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे बैठे। इस वजह से प्रधानमंत्री रहते हुए भी संसद में कभी उपस्थित नहीं हो सके। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री माने जाते हैं जो अपने कार्यकाल में एक भी बार संसद में नहीं गए हैं। आगे देखते हैं अगला, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित है? तो मंत्रिपरिषद में। किसमें निहित है? तो मंत्रिपरिषद में। भारत के संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होता है। अनुच्छेद 74 के एक के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जिसका अगुवाई प्रधानमंत्री करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय प्रणाली के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका समर्थन मंत्रीगण लोकसभा में अपने कार्य और नीति आयोग के लिए जवाबदेही होते हैं और उन्हें लोकसभा के सदस्य में प्रश्न और आलोचनाओं के सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी संसद का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो वह 6 महीना। 6 महीना भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना किसी संसद, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने यानी 180 दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है। यदि वह व्यक्ति इस अवधि के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता तो उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा, उसे हटाया दिया जाएगा। अनुच्छेद 75 के 5 यह प्रावधान राज्य सरकार में मंत्रियों पर भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत यह मंत्रिमंडल लोकसभा या राज्यसभा में अनुच्छेद 75 के तहत लागू होता है और राज्य में जो मंत्री बनता है, सरकार बनता है, वह 164 के 4 के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं अगला स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किसी अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदयुक्ति का प्रावधान होता है? तो आर्टिकल 75 में। अनुच्छेद 75 के मुख्य प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75 के 3 मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में बहुमत खोजा जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कार्यकाल, अनुच्छेद 75 के 2 मंत्री तब तक पद पर बने रहता है जब तक राष्ट्रपति उनकी सेवा चाहे। वास्तव में इसका अर्थ है जब तक प्रधानमंत्री उन्हें बनाया रखता है। बिना संसद बने मंत्री, अनुच्छेद 75 के तहत कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसमें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वह अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। आगे देखते हैं आगे कह रहा है 24, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने पसंद के मंत्रियों को सूची राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान के रचना में प्रमुख भूमिका निभाई और संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1951 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था
अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य का शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जब कोई व्यक्ति मंत्री पद की शपथ लेता है, चाहे वह कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री हो, तो राष्ट्रपति ही उस पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यह शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत होता है, निर्धारित है। यदि आपको शपथ का प्रारूप या इससे संबंधित कोई उदाहरण चाहिए तो वह भी प्रदान कर सकता हूं। आगे देखते हैं। अगला, भारत के प्रधानमंत्री पद अधिक सदस्य कहाँ से लिया जाता है? भारत के प्रधान परिषद के अधिक सदस्य कहाँ से लिया जाता है? तो लोकसभा से लिया जाता है, न कि राज्यसभा से। ज्यादातर लोकसभा से लिया जाता है। भारत की मंत्री परिषद में सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिया जा सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से और व्यवहारिक दृष्टि से अधिक मंत्री लोकसभा से लिया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार लोकसभा प्रत्येक रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से इसके सदस्य को मंत्री बनाना अधिक तर्कसंगत होता है। 28, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षक मंत्री कौन थे? तो यह थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। वे पंजाब के एक प्रमुख सिख नेता थे और भारत के पहले मंत्री भी हुए थे। बलदेव सिंह ने पंडित नेहरू की अतिरिक्त सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से विभाजन और सेना के पुनर्गठन के समय। देखते हैं 29वां, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शर्मुख शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शर्मुख शेट्टी थे। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश किया था। पहला बजट किसने पेश किया था? तो यह किसने? तो इसने भारत के पहला बजट आर.के. शर्मुख शेट्टी। डॉक्टर जॉन मथाई थे। उन्होंने इतना में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। डॉक्टर जॉन मथाई थे। डॉक्टर जॉन मथाई भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1949 से 1950 के बीच यह पद संभाला था और 1950 का पहला गणराज्य बजट पेश किया था। जब भारत पहला गणराज्य बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई। जब भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, तो पहले वित्त मंत्री आर.के. शर्मुख शेट्टी, दूसरे वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो हाँ, यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी सदस्य का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर सदस्य संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकता है। भारत के कई प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों का उदाहरण है जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए हैं भी मंत्री बने हैं। उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।